स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री और उसका 9वां चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी NCERT का ये इसके बाद कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, उसको वो ख़त्म हो जाएंगे 25 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद 7th की हम स्टार्ट करेंगे NCERT। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि मैं इनके सारे शॉर्ट नोट्स और बनाने वाला हूँ जो कि आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर। जिससे हमें पूरी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ वही पढ़ने के बाद हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं उसे। ठीक है, चलो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जाके अभी, अगर मन करे तो, अच्छा लगे तो कर लेना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब तक हमने राज्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और शहरों के बारे में, गाँव के बारे में सब पढ़ लिया। लेकिन अब आया खुशहाल गाँव। वही जो गाँव थे उनमें ही कुछ बदलाव आया और बने वो खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ठीक है, समृद्ध शहर का मतलब है जहाँ पर सब सुख सुविधाएं हों, सब साधन हो, संसाधन हो, वो होते हैं समृद्ध शहर। ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही हो। अब देखो, लोहार का दुकान पर प्रभाकर, जो थीम बनी हुई है, थीम को पढ़ते हैं पहले। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, जो प्रभाकर है वो लोहार की दुकान पर जाता है। क्लियर। अब देखो, प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे गए थे। तो दूसरी ओर जब उसने देखा तो भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा अजीब और मज़ेदार लग रहा था। उसने कहा ये हो क्या रहा है ना। तो वो सारी चीज़ पढ़ते हैं जो फिर लोहे के औजार और खेती, उनसे रिलेट क्या है वो पढ़ते हैं हम। लोहे के जो औजार थे, यहीं पे समझ लो लोगों के औजार का बहुत अच्छे से उपयोग होने लगा था। कहाँ पे? वो भी खेती में, यानी कृषि में। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। बिल्कुल सही बात है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले, कब? लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजारों और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। जब मैंने आपको महापाषाण पढ़ाई थी, जो कब्रें पढ़ाई थी पत्थरों से बनी हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कुछ औजार रखे हुए थे बकरियों के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे भी लोहे का वो दिखा था, मगर थोड़ा साक्ष्य दिखा था। यहाँ पे क्या बहुत अच्छे से यूज होने लगा है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले वो लगभग आज से, मतलब इस उपमहाद्वीप में लगभग अब से 3000 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में भी मिले थे। इनके बारे में हम अध्याय 5 में जैसे कि पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इनके खेती करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया लोहे के औजारों से। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है, जबकि पहले फाल किसके होते थे? लकड़ी के। अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि लोहे की फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले जब लकड़ी की थे तो उससे ज़्यादा, मतलब अंदर तक नहीं जा पाती थी और जो मिट्टी थी वो ऊपर नहीं आ पाती थी, उपजाऊ नहीं हो पाती थी, जिससे। लेकिन लोहे के जब से बने अंदर तक जाता था काफ़ी। ठीक है, और भूमि को उसने उपजाऊ बनाया। अगर आप चाहें तो ये देखें, लोहे के औजार को सीधा सूची दी हुई है। देखो, इसका नाम है सड़ासी। क्लियर। ये सड़ासी है, ये कुल्हाड़ी है और ये है हंसिया। ठीक है। अब कैसे यूज होता होगा? देखो, औजारों के चित्रों के नाम जो सुने हैं, देखो हंसिया है, कुल्हाड़ी और सड़ासी है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो, आप खुद बना सकते हो। ठीक है। अब देखो, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ और क्या अन्य कदम उठाए गए थे इसी को बढ़ाने के लिए? तो देखो, समृद्ध गाँव के बिना राजाओं, समृद्ध गाँव के बिना राजाओं और उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। सही बात है, क्योंकि जो समृद्ध गांव थे वो राजा थे वहाँ पे। ठीक है, और राज्य था, इसीलिए वो समृद्ध गांव थे, क्योंकि सब उनको सपोर्ट करते थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार बने और रोपाई की जो कदम उठाए गए वो सब महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे कदम उठाए गए जिससे कृषि ज़्यादा उपजाऊ हो जाए, भूमि उपजाऊ हो जाए और ज़्यादा उत्पादन बढ़े। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। देखो, ये जो अब थोड़ा वर्क दिया है इन्होंने, ये जो बने हैं इन्हें क्रम से बनने हैं, कैसे कैसे बनाया, और उनके वाक्य इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन निश्चित था। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो कैसे बनना था? देखो, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, उन्होंने जो एक नजराने के रूप में था जो कभी कभी देते थे, उन्होंने क्या किया, शासकों ने, उन्होंने कहा ऐसा ये नियमित रूप से करो।
तो उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था हर व्यक्ति पर। मतलब जैसे किसान है तो उनसे बोल दिया कि आप एक हिस्सा देंगे हमें, जिसे मतलब कर बोला जा रहा था, लेकिन इनके कर को हिस्सा बोला जाता था। शिल्पकारों से उन पर काम करवाया जाता था, ठीक है ना, पुरोहितों से अनुष्ठान करवाए जाते थे। मतलब इस तरह से जो एक नियमित रूप था वो दे दिया गया था। तो उसके लिए जो किसान थे उन्होंने सोचा कर अदा करना तो भाई कृषि भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए शासकों ने भी काम किए थे। तो किस प्रकार काम किए वो इनमें भरने हमें। तो देखो राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, सबको पता है। फिर उसने एक और बना के दे दिया है, वे किसानों से कर लेते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखो इसके बाद आएगा, देखो कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ये तो बाद में आएगा। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की निश्चितता घटी, ये भी बाद में आएगा। इसके बाद देखो क्या आएगा, इसके बाद एक सेंस लगाना कि इससे बाद में और इससे पहले, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। देखो यहीं आएगा, जैसे वे किसानों से कर लेते थे, जब कर लेते थे तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यह सिंचाई से ही संभव था। फिर देखो क्या आएगा कि राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कृषि उत्पादन बढ़ा, ठीक है, और राजस्व भी बढ़ा। अब लास्ट में क्या आएगा, किसानों को लाभ मिला, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से भर लेना। अब देखो गांव में रहते कौन थे, गांव में कौन रहते थे, तो अब तक तो शहरों की बात हो रही थी, समृद्ध शहरों की बात, अब हो रही है गांव में। गांव में कौन रहते थे, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन रहते थे, तो अगर तमिल क्षेत्र में देखा जाए तो बड़े भूस्वामी को कहते थे बेल्लला। ये देखो क्वेश्चन बनता है कि जो गांव में जो लोग रहते थे तमिल क्षेत्रों में, उन जो बड़े भूस्वामी थे उनको क्या बोलते थे, तो उनको बोलते थे बेल्लला। क्लियर। और जो साधारण हलवाओं को उड़वार बोलते थे, भूमिहीन मजदूरों को दास या कड़ेसियार बोलते थे। ये ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 2 3। या और इन दास कड़ेसियार को अदमई भी बोलते थे। क्लियर। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान रहता था, जो क्या कहलाता था, व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। मतलब प्रधान को क्या बोलते थे, ये लोग बोलते थे ग्राम भोजक, ठीक है, ध्यान रखना। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब अब आप कह सकते हैं जो वंश मैंने आपको बताया था, तो ये सीट भी एक आनुवांशिक रूप से होती थी। तो देखो यानी कि यह पद जो था आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वही होता था साधारणतः। अब साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे, मतलब खुद काम नहीं करते थे, मजदूर या इनके दास काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। वे ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कहने का मतलब ये देखो, एक तो गांव में सबसे ज़्यादा भूस्वामी थे ये, तो लोग इनके यहाँ काम करते थे, लेकिन थे तो राजा के अंडर में। तो राजा क्या करता था, वो कहता था जब इसके अंडर में है ये पूरा गाँव, तो क्यों ना इसी को वो कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे देते थे, तो ये खुद ला के दे देगा। तो कभी कभी ये कर इकट्ठा कर तो ये इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे। दूसरा काम कभी कभी ये पुलिस का भी काम करते थे, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये चले जाया करते थे, बीच में जा कर देते, और अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो उनका न्याय भी कर देते थे। मतलब न्यायपालिका भी काम यही करते थे। क्लियर। अब ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। मतलब जो ग्राम भोजक थे, मतलब प्रधान जो थे भूस्वामी थे, उनके अलावा भी कुछ अन्य ऐसे लोग थे जो बिल्कुल स्वतंत्र कृषक थे। मतलब इनके यहाँ काम नहीं करते थे, उनकी खुद की ज़मीन थी, खुद किसान करते थे वो। देखो जिन्हें गृहपति बोला जाता था, मतलब इनके यहाँ जो काम करते थे उन्हें बोलते थे दास या कैडेसियर। क्लियर। लेकिन जो खुद की ज़मीन करते थे, खुद की मतलब थोड़ी ज़मीन होती थी मगर खुद की होती थी, स्वतंत्र रूप से करते थे कृषि, उन्हें बोलते थे गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री या पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। क्लियर है। जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर ऐसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। क्लियर है। अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो अगर प्राचीनतम तमिल रचनाएं उनके बारे में अगर बात की जाए तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। क्लियर है। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं उन्हें क्या बोला जाता है, संगम साहित्य। इनकी रचना करीब आज से 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै जो एक वर्ड होता है मदुरै, और मदुरै के जो कवि थे, मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था।
गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है ना, वे संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। क्लियर है। अब देखो नगर क्या कहती हैं, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। इन सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। कहानियाँ क्या होती हैं, यात्रा विवरण क्या होता है, मूर्ति कलाएँ क्या होती हैं और पुरातत्व क्या होता है, सब चीज़ बता दिया। तो नगर के बारे में ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, तो देखो तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक कथाएँ जो होती हैं वही होता है जातक, उनके बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। क्लियर। यहाँ पे नीचे एक कहानी दी गई है जिसे हम जातक कथा बोलते हैं, ठीक है। और ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित की गई है। तो देखो ये कहानी सुने पहले आराम से। एक निर्धन की चतुराई, कहानी का नाम है एक निर्धन की चतुराई, जो जातक कथा है। बौद्ध भिक्षुओं ने जो इनका संकलन किया है। तो देखो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब इतना गरीब था कि वहाँ उसके घर में जो चूहे थे वो भी भूख की वजह से मर चुके थे। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की एक बिल्ली को बेच दिया, ठीक है। एक ढाबा था, वहाँ पे उसकी बिल्ली थी, तो उसने कहा मुझे एक सिक्का दे दो और इस चूहे को ले लो, आपकी बिल्ली खाना खा लेगी। ठीक है भाई, बेच दिया उसने। फिर एक दिन बड़ा जोर की आंधी आई, बहुत जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा जो था टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ़ करने की बात से परेशान हो उठा। वो कहता भाई मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते इसे मिल जाएं तो यह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया कि भाई ले जाओ, ये कूड़ा करकट ही तो ले जाना। तो युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी के और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी, कर दो इकट्ठा। तो देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया, ठीक है। जब उसने बच्चों ने क्या किया, गेट पे इकट्ठा कर दिया सारा। तो जो उधर से कुमार जा रहा था उसने कहा भाई ये कूड़ा किसका है। तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो मेरा ही है कि भाई खरीद लो। तो लाओ खरीद लेते। तो उसने पूरा खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया, ठीक है। बहुत बड़े बर्तन में पानी भरा उसने और नगर के द्वार पर गया। वहाँ पर कुछ लोग घास काट रहे थे, तो वहाँ पे गया। उसने कहा भाई आ रहे हो पानी पी लो। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, पानी लिया, प्यासे की प्यास बुझाई है तुमने, है ना। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। तो खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा देखो मैं आपको यह तब बताऊँगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। आज मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए कर दिया और करने में सक्षम हूँ इसलिए कर दी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है, ठीक है। एक व्यापारी से दोस्ती की तो व्यापारी ने उसे बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। मैंने उस दिन आपकी प्यास बुझाई थी और आपने कहा था कि मुझे जब भी सहायता की जरूरत हो आप मुझे बता देना। तो मैं आज आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे आप एक एक घास का गट्ठर दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी बिक ना जाए। तो उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दिए, क्योंकि 500 लोग थे तो 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़ों के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। मतलब क्या हुआ कि देखो उसने कुछ भी पैसा नहीं लगाया लेकिन फिर भी उसने बहुत पैसा कमा लिया। उसकी चतुराई थी, है ना। तो इस कहानी में आए व्यक्ति की व्यवसाय की सूची बनाओ। तो अब देखो आप देख लेना उसने क्या क्या काम किया, तो उसका व्यवसाय हो जाएगा और उसकी सूची बनानी है। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वो शहर में रहते थे, गांव में, या फिर शहर के गांव दोनों में रहते थे। सबके लिए ये देखो, जैसे मान लो वो जो व्यक्ति था वो कहाँ रहता होगा, तो गाँव में रहता होगा। व्यापारी कहाँ रहता होगा, तो शहर और गांव दोनों में रहता होगा। इस तरीके से आप इनकी सूची बना सकते हैं। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा, तो और हाँ ये जो व्यक्ति था वो शहर का ही था, क्योंकि इसमें बार बार दिया जा रहा था क्या शहर में आ रहा उस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती हैं, उत्तर के कारण बताओ। अब आप खुद देख लेना, ये सारे साइंस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्राचीन नगरों के जीवन में, प्राचीन नगर थे उनके का जीवन के बारे में हम कुछ बात करें तो अन्य स्रोत से भी हमें पता चल सकता है। जैसे शहरों, गांव
या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। सही बात है बिल्कुल। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खम्भों या फिर प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। मतलब कोई भी ऐसी बात होती थी या फिर कुछ घटनाएं होती थी तो जो मूर्तिकार थे उनको एकदम कलात्मक ढंग से ऐसे उकेरते थे, जैसे कि एकदम सेम जैसे आज जैसे हम फोटो खींच लेते हैं ऐसे वो पहले बना दिया करते थे। कहाँ पर बनाते थे? तो इमारतों की जो रेलिंग होती थी वहाँ पर, खंभे होते थे वहाँ पर, या फिर कहीं किसी गांव का प्रवेश द्वार है वहाँ पर बना दिया करते थे, क्योंकि लोग आते थे डायरेक्ट देखते थे इसलिए। ठीक है, ये देखो बलयकूप है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये दिल्ली में मिला है और ये हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है ये मैं आपको भी बताऊँगा। ठीक है, देखो नीचे सांची का मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है, ये वाला ये है। ठीक है, देख लेना गौर से। अब देखो इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे तो इन दीवारों को देखो पहले, क्या वे ईंट की बनी हुई हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से बनी हुई है? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों को छत के का वो वर्णन करो। देखो ये जो है ये दिखाया गया पूरा शहर, इस सिर्फ इतने में देखो ये पूरा शहर दिखाया गया है। मतलब एक प्रकार से कैसा रहन सहन था, इतनी अच्छी मूर्तिकला उनकी थी। अभी आप अच्छे से देख लेना, मैं आपको उसमें टेलीग्राम में दे दूंगा, इसका पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। और ये है वलयकूप। तो देखो अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा था कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे, बताया था मैंने आपको। जैसा कि तुम ऊपर परकोट मतलब वो जो दीवारें थी बड़ी बड़ी उनसे घिरे हुए थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप भी मिले थे। अब वलयकूप क्या थे? तो देखो वलयकूप घुसलखाने मतलब बाथरूम, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में ही होते थे, अटैच होते थे। ठीक है, अब देखो महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी या मिट्टी या फिर कच्ची ईंटों से या फिर छप्पर से बने होंगे, इसलिए शायद ये ज़्यादा समय तक न टिक पाए हों। भविष्य में अगर देखा जाए तो पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट चाहें तो इनकी खोज कर सकते हैं फ्यूचर में। प्राचीन शहरों के बारे में अगर बात करें तो वहाँ गए नाविक और यात्री, उनका विवरण जो दिया उन्होंने उससे हम पता कर सकते हैं। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। पत्तन मतलब जो बंदरगाह होते हैं उसी तरह के पत्तन होते हैं जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं। क्लियर, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। जैसे मानचित्र 7 में पृष्ठ 113 में भरूच है, भरूच ढूंढना है हमको, बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, मानचित्र 7 में है। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो पहले। अब चलो पहले वर्णन पढ़ लेते हैं अब उसका, जो इसने ये दिया। देखो भरूच का एक यूनानी था, ठीक है, उसकी कहानी है बेरीगाजा। तो बेरीगाजा एक संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बेरीगाजा की जो संकरी खाड़ी है उसमें समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज़ ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। क्लियर है। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा और रेशम या फिर इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। मतलब वहाँ से आता था ये ऊपर वाली चीज़ें इतनी, ठीक है, और यहाँ से हमारे यहाँ से हिमालय से जाता था ये चीज़ें। क्लियर, आयात निर्यात होता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन या फिर गायक किशोर या फिर सुंदर औरतें या फिर अच्छी सी कोई शराब, यहाँ तक कि उत्कृष्ट महीन कपड़े भी मिल जाते थे या फिर वो गिफ्ट में लेके आते थे। अब बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो मैंने देखो अभी बताया ये सारी निर्यात और यहाँ पे जो थी अभी वो आयात। क्लियर, ये वाली कौन सी हैं? ये आयात और ये है निर्यात। क्लियर है। अब दो ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब ये आप खुद लगाइए, अनुमान एनालिसिस करिए कि मैंने हड़प्पा में ऐसी कौन सी चीज़ें बता दी जिनका उपयोग होता था और कौन सी ऐसी जिनमें नहीं होता था। अब बात आती है आहत सिक्के। मैंने आपको बताया था आहत सिक्कों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा 9वें चैप्टर में। तो ये आ गया। आहत सिक्के थे क्या? तो देखो वैसे थोड़ा तो मैंने वहाँ पे भी बता दिया था, यहाँ पे फुल बता रहा हूँ। तो जो आहत सिक्के थे सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर बनाए जाते थे या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे।
क्लियर है। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, मतलब इन पे एक चोट मारी जाती थी, और चोट को ही बोलते हैं आहत। क्लियर, तब बनते थे। तो देखो, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। क्लियर है। और दिखते कैसे थे, तो देखो आप ये देख लो, ये हो गया चपटी हुई सतह के, और ये हो गए आयताकार वाले, लेकिन दोनों में ठप्पे हैं, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, हैं दोनों आहत सिक्के। अब देखो पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया था। बिल्कुल, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के ही थे। अब देखो, जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। अब देखो, दो से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पुराने सिक्के तो आहत सिक्के, तो वे जो सबसे पुराने सिक्के थे वो कितने साल तक चले, तो वो 500 साल तक चले। क्लियर है। अब देखो, इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब विनिमय के अन्य साधन, ये देखो एक पोइम तरह से दी है। तो देखो, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा ही रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। एक कविता बनाई हुई है, तो इसमें देखो व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। तो देखो सारी चीज़ दी गई है कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे। तो आप एक सेंस लगा सकते हैं पूरी पोइम से। तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप खुद इनका अंदाज़ा लगा के आंसर दीजिएगा। तो नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, मतलब नगर को आप अगर कहें तो एक कह सकते हैं एक अनेक गतिविधियां, मतलब बहुत सारी गतिविधियां होती हों और उसका केंद्र ही नगर होता है। ठीक है, जैसे अपनी मार्केट ले लो। ठीक है, अब मार्केट को अगर आप उस समय का अगर नगर मानो तो एक सेंस लगा के देखो, मार्केट कभी भी सुनसान रहता है, कभी कभी रहता है जब वहाँ पे कोई भी दुकान बंद हो या फिर पूरा दिन ही ऑफ हो, तब ऐसे ही नगर थे जहाँ पे हर वक्त गतिविधियाँ होती रहती थी। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए देखें तो अगर मथुरा है, ठीक है, मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मतलब अभी से नहीं, आज से कम से कम 2500 साल पहले से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। मतलब अगर यातायात ले लें तो भी एक मुख्य रास्ते पर स्थित होता है, और अगर व्यापार ले लें तो व्यापार के लिए रास्ते में भी होता है। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, और वहीं अगर दूसरा रास्ता देखें तो उत्तर दक्षिण से जाने वाला था। कहने का मतलब ये है कि जो 2 रास्तों के बीच में पड़ता था, तो एक रास्ता तो था उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा था उत्तर पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर। समझ में आएगा। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, हमने पहले बता दिया है, और इसमें अनेक मंदिर थे, वो तो आज भी हैं। क्लियर। आसपास के जो किसान थे वो पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जितने भी आसपास के जो किसान या पशुपालक थे वो शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो था बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अगर आप कहें तो कह सकते हैं उस समय मथुरा में क्या होता था, या फिर ऐसा कौन सा व्यवसाय था जो प्रमुख था, तो मूर्तियां बनाने का, या फिर ये कहें कि उस समय मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो आप कह सकते हैं मथुरा। क्लियर। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। क्लियर हुआ। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर या फिर कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तीनों मतलब यहाँ पर हैं, बौद्ध विहार भी है, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति, ये तीनों तरह के यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और थे। क्लियर। अब देखो, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये सब संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब जितने भी पुरुष या स्त्री उन्होंने दान दिया हो उनका ज़्यादातर उल्लेख मिलता है। प्राय अगर देखा जाए शहर के राजा और रानियाँ, अधिकारी या व्यापारी या फिर शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे, क्योंकि जिन पे है वही तो दान करेंगे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों या फिर टोकरी बुनने वाले या फिर माला बनाने वाले, यहाँ तक कि इत्र बनाने वाले भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उन सब का उल्लेख मिलता है, बशर्ते दान दिया हो ना दिया हो, लेकिन उनका उल्लेख मिलता है। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था।
तो बहुत सारे हैं ऐसे, आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। हड़प्पा भी पढ़ा दिया है मैंने और ये भी पढ़ा दिया, दोनों को समझ लो। अब बात आती है शिल्प तथा शिल्पकार। तो देखो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिलते हैं, पहले भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या है? तो इधर देखो मैं समझा दूँ आपको ये क्या है, क्योंकि ये हैं देखो उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। क्लियर? इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी जो सतह होती थी वह काली हो जाती थी। जब काली हो जाती थी तो इन पर एक पतली काली लेप और लगा दी जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था और सुई बन जाती थी ये उत्तरी काले चमकीले पात्र। अब ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले थे, इसलिए इन्हें उत्तरी बोल दिया। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, कि अन्य जितने भी दूसरे शिल्प थे उनके अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में अगर देखा जाए तो वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार, व्यापारी, अपने संघ बनाने वाले सब लोग ऐसे ही थे जो अपना संघ बनाने थे, और सब अपने संघ बनाने में लगे हुए थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? श्रेणी बोला जाता था। अगर श्रेणी बात करें तो क्या देखो श्रेणी पूछा जाए, श्रेणी क्या था? तो अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बना रहे थे, इसी चीज़ को बोला गया था श्रेणी। क्लियर? शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, सभी को ट्रेंड करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणी थी उसका व्यापार का संचालन भी यही लोग करते थे। ठीक है, अब श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। जैसे लोग पैसे जमा करते रखते हैं, इसी प्रकार तब भी पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। मतलब जो पैसा होता था जमा करते थे, उनका क्या करते थे? वो लाभ के लिए निवेश करते थे। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मतलब जो श्रेणियाँ थीं वो क्या करते थे? वहाँ के जो व्यापारी लोग थे या फिर शिल्पकार थे, वहाँ पे पैसा जमा करते थे, और उन्हें जो पैसा जमा करते थे, जो पैसा जमा होता था उसको वो किसी निवेश में लगा देते थे, जिससे उन्हें फ़ायदा हो। जो फ़ायदा होता था उसका क्या करते थे? जो जमा करते थे उनको दे दिया करते थे कुछ, और कुछ जो बचता था उनका वो धार्मिक संस्थानों को लगा दिया जाता था, कुछ बना दिया जाता था धार्मिक संस्थान। अब वो सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे तो ये पढ़ लें एक बार। तो ये नियम जो हैं अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र आपको पता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, अर्थशास्त्र के अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको बताया था चाणक्य वाली जब बात आई थी तब। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ या फिर सन, इन सबको तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम और अक्षम महिलाओं और भिक्षुणी और वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, मतलब वो दासियां जो एक प्रकार से रिटायर हो चुकी हैं, वो सेविकाओं और फिर अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और अपने घर पर काम कर सकती हैं, और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, मतलब उन्हें इसका भी अलग से पैसा मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या फिर इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलती थी। ठीक है, अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जा सकता था। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? ये सारी बातें आपको खुद सोचनी है। ठीक है, अब देखो, अब बात होती है, एक शहर था आर्कामेड। अब उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो देखो मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में आर्कामेड पांडिचेरी में है, उसे ढूंढो। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं,
और अभी जो एक अगले पेज में फिर आएगा जानकारी रोम के बारे में, वो फिर पढ़ेंगे हम, ठीक है। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाली सूची बना दो, ये है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले शुरू से चलते हैं। आर्य का मेढ़ू है क्या और क्या चीज़ है, देखो। और लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्य का मेढ़ू एक पत्तन था। पत्तन मैंने बताया भी एक बंदरगाह की तरह होता है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। क्लियर। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या फिर तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था एरेटाइन। उस पात्र के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, लेकिन ये बनाए नहीं गए थे। बनाए कहाँ गए थे? यहीं। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रोमन लैंप और शीशे के बर्तन भी या फिर रत्न भी यहाँ पर मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। वहाँ पर मतलब कपड़ों का रंग रंगा जाता होगा कपड़ों को। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ पे मन के बनाए जाते हैं, उनके खूब साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अब देखो, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये जो मिट्टी के बर्तन है इन पर अभिलेख हैं एक प्रकार से, आप ये समझ के चलो। इन्हें मिट्टी के बर्तन और अभिलेख दोनों बोल सकते हैं, इसलिए बोला अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ये ध्यान रखना, तमिल भाषा जो है उस पर पहले ब्राह्मी लिपि का यूज किया जाता था तमिल के लिए, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे तमिल ब्राह्मी लिपि या फिर तमिल ब्राह्मी अभिलेख क्यों कहा गया किसी भी अभिलेख को, तो आप कह सकते हो क्योंकि जो तमिल भाषा है उसको दिखाने के लिए या फिर उसको सीखने के लिए पहले ब्राह्मी लिपि का ही यूज़ किया जाता था, इसलिए अधिकतर तमिल अभिलेखों को तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। तो देखो अभी अन्यत्र दे दिया एक्स्ट्रा नॉलेज, जो अभी बात चल रही थी 96 के रोम के बारे में पढ़ो। तो देखो रोम के बारे में पढ़ते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब देखो रोम मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा मानचित्र 6 में, ठीक है ना, पहले भी दिखाया होगा और पृष्ठ 84 पर जो है। और अगर आप चाहो तो मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये है मैप मानचित्र 6, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये रोम साम्राज्य ये लिखा हुआ है और इसमें ये जो पॉइंट है ये क्लियर रोम है। क्लियर, इस रोम की बात चल रही है अभी, तो हम फिर पहुँचेंगे वहीं पर। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था रोम। इसका विकास अगर देखा जाए तो लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, ठीक है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका या फिर पश्चिम एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। मैंने अभी दिखाया साम्राज्य कितना बड़ा था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था ऑगस्टस। उसने करीब 2000 साल पहले यहाँ पर शासन किया था। उसने कहा था कि रोम जो है वो ईंटों का शहर है। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने पहले कहा बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फे थिएटर जिन्हें बोला जाता है, वो बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे हॉल होता है अपना, वो थिएटर जो होता है उसकी तरह जो बनवाए जाते थे वही एकदम सेम समझ लो, ठीक है। तो वो बनवाए थे। इनमें चारों तरफ जो था दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जिसका हम पहले भी मोहनजोदड़ो में भी दिखा चुके हैं आपको कैसे होते थे, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। जगह एक ही थी, समय अलग अलग था। तुम इस टाइम आओगे, तुम इस टाइम आओगे। क्लियर। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया और समय निर्धारित कर दिया। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जलवाही यानी सेतु, जिन्हें एक्वाडक्ट बोला जाता, उनके जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और घुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक तो कैसे बचे रहे, तो आप इनका सेंस लगाएं। अब देखो, अब जो शब्द आए हैं, क्या इनमें से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता देना। लोहा, गांव, सिंचाई और संगम,
क्या भूल गए संगम? संगम साहित्य, अब ध्यान आ जाएगा आपको। संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन और श्रेणी, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं बड़े अच्छे से। अब देखो ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन भी दिए गए हैं और हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन इनमें से एक आध दे दूं। अब उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? तो ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीबन 3000 साल पहले हुई, मतलब आज से करीब 3000 साल पहले हुई। अगर लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई है तो नगर, आहत, सिक्के, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई थी। और कब हुई थी? तो करीब 2500 साल पहले हुई थी। संगम साहित्य की रचना कब हुई? तो संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हुई लगभग आज से 2300 साल पहले। आर्कामेडू का जो पत्तन था वो करीब 2200 से 1900 साल पहले की बात है उसकी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी भी मेरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, चैनल आपका और सब उन बच्चों का है जो IAS का सपना देखते हैं, जो डीपली पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आ जाओ हमारे साथ और करो पढ़ाई डीपली, क्लियर। और चलो विदाई चाहते हैं और अगला चैप्टर होगा हमारा अध्याय 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री किस तरीके से आते थे, राजा क्या व्यवहार करते थे, तीर्थयात्री कैसे आते थे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें देखेंगे हम आगे अगले वाले चैप्टर में। तो कल फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय के साथ, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ तक ही आज ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपने देखी वो हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।